नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर मैं इंतजार था तो मेरी मैराथन को लेकर था कि सर मैराथन लेकर आइए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पेपर बना के डाला है 15 मई 2025 करके मैंने थंबनेल पर लिख रखा है। यकीन मानो, भरोसा रखना, पेपर में वही क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे 15 तारीख को, मेरा व्हाट्सअप, मेरा टेलीग्राम एक ही चीज़ से भरा होगा, सर अगला पेपर का आप दीजिए। और मैंने पूरी तरीके से लगभग सारे तैयार करके रख रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से अब सारे आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग मैराथन में क्या करेंगे? जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई टेक्निकल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, राम क्लासेस फॉर भी है। ठीक है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब आती है इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें मैराथन तो करेंगे, मैराथन में भी क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पेपर मैंने बना के भेजा हूँ वो मैंने सबसे पहले मैं आपको इसमें वही क्वेश्चन पेपर आपको बताऊँगा। जो 8 मैंने शॉर्ट में, मतलब सॉरी 7 या 8 शॉर्ट में रखे हुए हैं। 8 या 10 मैंने शॉर्ट में लगे हैं, 6 या 7 मैंने लॉन्ग में क्वेश्चंस रखे हैं वेरी शॉर्ट में इस वीडियो में, और वेरी शॉर्ट भी 5-5, 6 साल के इस मैराथन में मैं आप लोगों को कराऊंगा, है ना। जो बच्चे वो वीडियो देख चुके हैं मेरी, जो मैंने इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डाली थी, तो आप शुरुआत के 7 या 8 मिनट स्किप कर देना वीडियो, है ना। अगर नहीं देखी तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, है ना। और उसकी जो PDF थी मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी थी। और आप लोग नोट्स जो बच्चे लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप लोग नोट्स लीजिए। आप मेरे पे भरोसा रखिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार भी पढ़ लिए ना तो आपका काम हो जाएगा, ये समझिए। बहुत ही आसानी भाषा से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी PDF भेज देता हूँ, जो कि पहले पेपर की तो टेलीग्राम पे भेज दी थी, दूसरे की शायद ही उस पर आ पाए, नहीं तो सिर्फ जिन बच्चों ने नोट्स लिया उन्हीं को वहाँ पे दी जाएगी, है ना। हालांकि जो भी होगा अपडेट आपको टेलीग्राम पे देते रहेंगे हम, है ना। तो अब सीधे आते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते मैराथन की। और सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें 6 हमने या शॉर्ट लॉन्ग्स में किए हुए हैं और 8 या 9 क्वेश्चन शॉर्ट में होंगे। ठीक है, और वेरी शॉर्ट मैं यहाँ पे इसमें आप 5-6 सॉल्व के सॉल्व कर सकते हो। मैं मैराथन में भी कराऊंगा वो। ठीक है, हाँ, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, अभी नोट्स नहीं लिए, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रख रखा मुस्लिम कालीन शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा। ठीक है, तीनों ही पूछे जाते हैं, बौद्ध वाला भी, है ना, वो शॉर्ट में ही आता है अधिकतर। ये मैंने आपको लग रहा होगा एक साथ में रखे, जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है हम उसके हिसाब से रख रहे हैं। ठीक, ताकि आपको वहाँ पे पेपर करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे वुड के साथ में मैकाले रख देता है, मैकाले के साथ वुड रख देता है ना, 2-2 क्वेश्चन एक साथ में पूछता, तो हम भी उसी के अनुसार जो है चल रहे हैं। और यकीन मानो, जब आप पेपर देंगे, ठीक है, तो आपको पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन स्लाइड में, जो बच्चे नोट्स से पढ़ रहे हैं, नोट्स लिए हुए हैं, तो नोट्स में आप स्लाइड नंबर 4 और 22 पर देख लीजिएगा। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा में अवयव एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन सीधे पूछ देता, प्राथमिक शिक्षा में अवयव एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन रखना, तो पूरा ही क्वेश्चन आपको तैयार करना। स्लाइड नंबर 133, ये आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है, उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो वो एक ही बात है, तो उसमें भी अवयव एवं अवरोधन आ जाएगा। क्या होता है अवयव, क्या होता है अवरोधन, अच्छे तरीके से भी समझेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने शायद वीडियो भी देखने को ना मिले। ठीक है, मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, हाँ ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, अभी सब मैं कराऊंगा इसी वीडियो में आप लोगों को। तो स्लाइड नंबर 100 पे दिया गया। उसके बाद में उच्च शिक्षा का निजीकरण, हाँ ठीक है, व्यवसायीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वोकलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, माध्यमिक स्तर का भी गुण दोष, विकास संबंधी समस्याएं वगैरह, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उच्च शिक्षा का निजीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके गुण दोष बताइए। ठीक है, उच्च शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके आवश्यकता उद्देश्य, इसमें माध्यमिक स्तर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर का जो व्यवसायीकरण, निजीकरण देख लेना, उसके गुण दोष, विकास संबंधी, ये स्लाइड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स में दे रखा है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा, जो मैंने इसका साइज रखा थोड़ा अलग रखा है। अगर जो बच्चे प्रिंट कराते हैं तो वही 25 पेजेज में आपका नोट्स प्रिंट हो जाता है। ठीक है, कैसे करना वो चीज़ें वहाँ पे बता दी जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा साइज एकदम से निकलता है। ध्यान दीजिए, व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि बहुत एक बार क्या ये इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये मैंने लिख रखा है, ये वहीं पे है। ठीक है, अर्थ परिभाषा, विकास उद्देश्य, व्यावसायिक स्तर की किसी एक समस्या का समस्या और उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोग ये गलतियां मत करना, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब होशियार बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में आपसे गलतियां हो जाती हैं। होती क्या है, जैसे आप सोचते हैं कि यार मतलब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको ये किस यूनिट स्किप कर देते हैं। पहली बात तो यूनिट 1 मत स्किप करना। दूसरी बात, यूनिट 2 और 3 ऐसी हैं, कभी कभी आप जो खेल खेलते हो ना वो एग्जामिनर क्योंकि ऐसे नहीं वो करता है ना, तो वो यूनिट जैसे आपसे 6 उठाए, यूनिट 6 से ही दोनों लॉन्ग में रख दिए, ठीक है, मतलब पहला जो क्वेश्चन लगा लॉन्ग में वो भी और फिर जो दूसरा लगा दिया अथवा में वो भी लॉन्ग, मतलब एक ही यूनिट का रख दिया। अब आप पढ़ो कौन सी यूनिट स्किप की हो, ठीक है, पूरे 16 नंबर गोल होंगे ऐसे, तो कोई भी स्किप मत करना और वहाँ से फिर शॉर्ट में 4 नंबर का लगाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। विश्वविद्यालय स्वायत्ता, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, हाँ ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत क्या यार, जब 6 क्वेश्चन आओ तो 6 के 6 ही 100% वाले हैं ना, कि ये आएंगे ही क्वेश्चन आपके। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप पेपर देंगे तब आपको बिलीव हो जाएगा, है ना। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता है, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण या लोकव्यापीकरण एक ही बात होती है। कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, बाधाओं को दूर करने के उपाय वगैरह आपको समझाने हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालय स्वायत्ता अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी से क्वेश्चन आता है। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 स्लाइड नंबर 107 पे दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, आप इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, मोटा मोटा सब पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपके डाउट मतलब कभी क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप मेरे से जुड़ चुके हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, अभी से पढ़ रहे हैं, तो आप अभी से ही आपकी ये गलतियाँ नहीं करेंगे। पहला है आपका ये हो गया शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 स्लाइड नंबर 107, ठीक है, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 स्लाइड नंबर 107 हो गया। उसके बाद में भारतीय, 1 मिनट, यहाँ पे आपका केवल शिक्षा आयोग लिखा हुआ, अगर आपसे केवल शिक्षा आयोग हम बोलता है तो कोठारी आयोग हो जाएगा 1964 वाला। अगर आगे भारतीय लगा देता भारतीय शिक्षा आयोग तो आपका हंटर कमीशन हो जाएगा 1882 वाला, ठीक है। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग बोलता है तो आप 1948-49 वाला या उच्चतर शिक्षा आयोग, ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अगर बात करें तो रेलवे कमीशन 1902 की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे डाउट कुछ क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो अगर भारतीय शिक्षा आयोग पूछे तो आप समझ जाना वो सीधे हंटर कमीशन नहीं रखेगा, बहुत रेयर चांस होंगे, है ना। वो इसके ऐसे रखेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए या शिक्षा आयोग के प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए ना, ऐसे क्वेश्चन रखेगा ताकि आपका थोड़ा डाउट वहाँ पे रहे। और आप गलत काफ़ी बच्चे कराते हैं, नहीं करके आ रहे होंगे, है ना, मतलब नहीं करके आएंगे। 1 मिनट, हाँ, इसके बाद में सारे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सारे सब्जेक्ट की मैं कराने की कोशिश करूँगा। और आप लोग 1 मिनट, हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय ये हो गया। और उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, तो यहाँ पे 8 या 10 मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेने आप लोगों को, जो कि मैंने ऑलरेडी करा भी रखे थे, ठीक है। निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, छनन सिद्धांत, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है बोलते हैं, किसने दिया था आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। रट लेना, तैयार कर लेना, स्लाइड नंबर 35 पे दिया गया। इसमें रटना क्या, कुछ समझने वाली चीज़ें है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, नई तालीम में बुनियादी शिक्षा, इसके कई नाम है, ठीक है। चाहे आपसे बेसिक शिक्षा पूछे, वर्धा शिक्षा बोले, या नई तालीम बोले, या बुनियादी शिक्षा बोले, वो एक ही बात होती है, 4 नाम है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बहुत ज़्यादा सिद्धांत पूछे जाते हैं कि प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। स्लाइड नंबर 75 पे मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है, पेज नंबर यहाँ हम बात करें तो। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं यहाँ खोले गए 2 विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया। यूनिट 1 से कम 32, 34, 36 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। RT 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार जो है 2009, कभी कभी ऐसे सत्य में रख देगा आपसे क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में आया था, ठीक है, तो असत्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जब आप कोई आयोग पढ़ेंगे, जैसे आपने हंटर कमीशन पढ़ा, तो आपसे पूछ देगा वेरी शॉर्ट में, हंटर कमीशन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब इसमें जो कितने अनुच्छेद थे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रखते हैं आपसे, ठीक है। कल वेरी शॉर्ट की मैं बात किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे रखेगा जैसे मैं दे रहा हूँ। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइड नंबर 66 पे मिल जाएगा आप लोगों को। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नोट्स नंबर किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था 1964-66 वाला, ठीक है। तो ये आपको स्लाइड नंबर 170 पे मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है इतना ही आपसे पूछ दे, त्रिभाषा सूत्र किसके उसमें आया था, तो कौन से आयोग में आया था, तो कोठारी आयोग में आया था 1964-66। उसके बाद में अध्यापक शिक्षा के अलगाव की समस्या, शिक्षा के गुणात्मक विकास में NCT की भूमिका देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लिखने को भूल गया हूँ, ठीक है। जैसे आपसे लिखे या सर्व शिक्षा अभियान लिखे या सबके लिए शिक्षा लिखे, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लिखे, एक ही बात होती है, ठीक है। तो एक ही बात है, तो स्लाइड नंबर 139 पे आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। मैंने बताया ना, इसका मैंने साइज अलग रखा इस वजह से, ठीक है। बाकी आप जो है एक मतलब बहुत कम उसमें है, ठीक है। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, हाँ, स्लाइड नंबर जो 122 पे दिया गया आप लोगों को, है ना।
डाइट की बात करें तो कभी कभी फुल फॉर्म रख देता है, इसके कार्य वगैरह पूछ लेता है। और यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी इनमें से किसी के भी कार्य वगैरह पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ लेगा आप लोगों से। फुल फॉर्म पूछेगा तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछेगा, और वैसे तो शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे वेरी शॉर्ट के लिए मैं भी आप लोगों को कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने रखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, विकास और उद्देश्य वगैरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 151 पे लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है। मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, वहाँ पे 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया। बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है ना, तो रट लीजिएगा बिल्कुल, है ना। दोनों ही, क्योंकि दोनों ही साथ में पूछ लेता है, ठीक है। जननाटन रेड्डी समिति एक बार देख लीजिएगा, हाँ काफ़ी साल से आया नहीं, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। उसके बाद में शॉर्ट्स में देखें NEP 2020 देख लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। MDM आपसे लिखे या मिड डे मील लिखे या मध्याह्न भोजन योजना लिखे या दोपहर भोजन योजना लिखे, कमेंट करके बताओ कब शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। ऐसे कभी वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेता, माध्यमिक दोपहर भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी, या वहाँ पे आपसे जो है 1995 ऐसे करके रखेगा कुछ, देखो, ठीक है। तो उसमें कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो मिड डे मील था। बालक एवं बालिकाओं की पाठ्यचर्या में अंतर हो गया, सर्जेंट रिपोर्ट हो गया, KBI हो गया, KBY मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, है ना। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, जनसंख्या शिक्षा का महत्व उद्देश्य, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, ठीक है। तो ये थी। अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, है ना, मतलब मैराथन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हों। हाँ, तो अब आते हैं सीधे अपने इस पे मैराथन पे, ठीक है। तो समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, है ना। ये नोट्स जो बच्चे लेने चाहते हैं वो लोग नोट्स लीजिए, और नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही कम है, आप एक बार लेके पढ़ेंगे, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम सीधे यहाँ पे अब यूनिट 2 में आ जाते हैं, ठीक है। और यूनिट 1 मैंने यहाँ पे स्किप कर दी, इस मैराथन में नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैंने बताया ना 32 या 34 या 36 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब 34 या 36 नंबर का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो उससे आप नोट्स में मैंने चीज़ दे रखी, बहुत आसानी से दे रखी है ना। अब सीधे यूनिट 2 पे आते हैं। तो मैकाले को सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मैकाले वुड दोनों को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैकाले कौन थे? मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो मैकाले कौन थे? मैकाले एक शिक्षा शास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, कुशल प्रशासक थे, और वे अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। यहाँ पे होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी करती है, जिसमें 1 लाख रुपए की जो धनराशि है शिक्षा पर खर्च करने के लिए दी गई होती है, लेकिन वो शिक्षा पर खर्च नहीं की जाती है। तो इसके संबंध में मतलब जो कोई मतलब कदम नहीं उठाया जाता, तो इसको लेकर एक विवाद का जन्म हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद बोलते हैं, ठीक है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद, अब देखते हैं हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, ठीक है। तो अब जब आप लोग वहाँ पे 1 मिनट, हाँ, जब आप लोग वहाँ पे लिखिएगा ना, तो आप लोग डायग्राम वगैरह बनाते रहिएगा साथ में कॉपी में, ठीक है। काफ़ी अच्छे नंबर, जैसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, तो आप लोग बीच में डालेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है। फिर एक में कर देना जो है प्राच्य साहित्य, एक में पाश्चात्य साहित्य, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे समझाना, थोड़ा डायग्राम बनाते रहे। कोई सिद्धांत ले रहे हैं तो अब आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। गोला वोला सोला बना के इधर उधर करके, है ना, पेज भरने में भी आसानी रहेगी, शुद्ध दिखेगा, उसे कॉपी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और नंबर अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। कॉपी कैसे लिखनी है इस पर मैंने मतलब अभी वीडियो लाऊंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वीडियो की लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, वीडियो ही भेज दूंगा। तो प्राच्य साहित्य में कौन कौन से जो विवाद हुआ था, प्राच्य साहित्य में कौन इसमें था, जो ये लोग जो प्राच्य साहित्य वाले ये लोग बोलते थे इनका जो भाषा का माध्यम है वो अरबी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। आदि भारतीय भाषाएं, मतलब इसमें के जो समर्थक थे वो थे H.S. विल्सन और H.D. प्रिंसेप वगैरह, ठीक है। जो प्राच्य साहित्य थे इसमें कौन थे, भाषा का ये लोग बोलते थे जो भाषा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले वगैरह, ठीक है। मतलब जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर ये विवाद हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है। तो कुछ लोग उसके समर्थन में थे, ये जो पैसा है इस पे खर्च किया जाए, ये लोग बोलते थे पैसा इस पे खर्च किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब होता है क्या पे, तो मैकाले का भारत में आगमन होता है 10 जून 1834 को। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानूनी सलाहकार, मतलब कानून के सदस्य के रूप में भारत में मतलब नियुक्त होकर भारत में मतलब आते हैं। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के बंगाल की लोक शिक्षा समिति का, ये पूछ लेता उसमें कि जो मतलब तत्कालीन गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इन्हें इसका जो क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
तो मैकाले के सामने 3 मतलब तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, मैकाले को इसका जो है समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे जाते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसके व्यय की व्याख्या करना, ठीक है। दूसरा साहित्य शब्द की व्याख्या करना, तीसरा भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना, ठीक है। तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। उसमें क्या बताया इन्होंने, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की जो मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की व्याख्या, मैकाले द्वारा की गई धारा 43 की व्याख्या का विवरण इस प्रकार है, ठीक है। पहला है हमारा 1 लाख रुपए के धनराशि के व्यय की व्याख्या करना। तो मैकाले ने क्या बोला, इस विवरण पत्र में लिखा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उस पर कंपनी का अधिकार है और कंपनी जिस प्रकार चाहे वह धनराशि खर्च कर सकती है। इसे धनराशि खर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। फिर जो साहित्य शब्द की यहाँ पे व्याख्या की उन्होंने मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा, साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएंगे, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य, ठीक है। भारतीय विद्वानों की व्याख्या, तो भारतीय विज्ञानों के अंतर्गत वह विद्वान आएंगे जो लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हो, अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे। उसके बाद में इन्होंने जो सुझाव दिए, विशेषताएँ दिए किसके, पाश्चात्य साहित्य के विषय में, है ना। तो इनका जो मानना था, ये प्राच्य साहित्य को व्यर्थ मानते थे और उनके स्थान पर भारत में पाश्चात्य साहित्य की व्याख्या करने के पक्ष में थे मैकाले जी, ठीक है। बहुत बेकार इंसान थे। प्राच्य साहित्य को मैकाले मतलब महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने जो सुझाव दिए वे इस प्रकार है। साहित्य का अर्थ, तो साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से, ना कि अरबी एवं फारसी भाषा से, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य का जो इन्होंने बोला, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, ठीक है। भारतीय साहित्य की अवहेलना इन्होंने की थी, ठीक है। तो इन्होंने इसका मजाक उड़ाया और बोला जो मतलब एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र अलमारी में रखी गई पुस्तकें भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होंगी। उसके बाद में मतलब संस्कृत साहित्य का प्रहार करते हुए इन्हें लिखा, मतलब कुल मिला के जो अगर हम बात करें तो शिक्षा का माध्यम वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी मतलब बहुत ही इसकी निंदा की, ठीक है। गंवारू है, जब तक इन्हें विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता के किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं मैकाले जी, बढ़ा चढ़ा कर खूब लिखते हैं। निस्संदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे आ जाती है, केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत छनाई का सिद्धांत दिया, है ना। ये मैं अलग से भी आपको समझा दूंगा, मतलब समझाया हूँगा एक बार। मैकाले के तर्क अंग्रेजी भाषा, इसमें क्या होता है, इन्होंने जो मतलब निस्संदन सिद्धांत में इन्होंने बोला था जो मतलब शिक्षा किसके लिए होना चाहिए, केवल उच्च वर्ग के लिए होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास पढ़ाई के लिए समय है, ठीक है, पैसा खर्च कर सकें, उन सबको इन्होंने बोला था कि पहले उन पर किया जाए ताकि जो समाज में है उनके माध्यम से फिर शिक्षा पहुँच सके, ठीक है। वो ही खुद ही लोगों को जागरूक करके मतलब धीरे धीरे पहुँचा देंगे, ऊपर से छनते हुए नीचे तक पहुँच जाएगी। उनका कहने का मतलब ये था। मैकाले के तर्क अंग्रेजी भाषा के प्रति, तो अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि, क्योंकि ये इसके समर्थक में ही थे, ठीक है। तो अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनाने की पूरी संभावना, जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान किससे हुआ, यूनानी एवं लैटिन भाषा से हो, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान किससे होगा, अंग्रेजी से होगा, है ना। भारतीयों का अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना किसका, भारत मतलब सरकार का परम कर्तव्य है, ठीक है। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की सभी शर्तों को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे मूल्यांकन देखेंगे तो मूल्यांकन में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो गुण देखते हैं, दूसरा दोष देखते हैं, ठीक है। तो पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय लिया गया, इन्होंने चीज़ें बता दी, अभी मैंने आपको समझा दिया था। धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने रोक लगाई थी, पाश्चात्य साहित्य की वकालत, ठीक है, या पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला, प्रगतिशील शिक्षा, वकालत शिक्षा का, ये एक बार मोटा मोटा सा देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में दे रखा है। निस्संदन सिद्धांत देख लीजिएगा, शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लॉर्ड मैकाले मतलब इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। समाज के उन वर्गों मतलब उच्च वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुंच जाएगी। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इस सिद्धांत के पक्ष में यह सुझाव दिया कि शुरुआत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच में जिन पर हम शासन करते हैं। 2 बस ये का अरे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, बस सीधी से समझ लीजिए वो चीज़, ठीक है, उसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अब आते हैं, अगला हमारा है वुड का घोषणा पत्र 1854, ठीक है। मोटा आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो और देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम में पूरा आप लोगों को कराना है।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? सर चार्ल्स वुड थे। वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, उनको 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेदों वाला बृहद दस्तावेज था। याद रखना, ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो वुड का जो घोषणा पत्र दिए गए उसमें कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। सत्य में पूछ लेता है कभी कभी, तो 100 अनुच्छेद वाले थे। तो हाँ, अगर इससे कम ज़्यादा देता तो असत्य हो जाएगा, है ना। तो 100 अनुच्छेद वाला ये एक मतलब दस्तावेज था। तो यहाँ पे जो सिफारिशें हैं, सुझाव एवं विशेषताएं वगैरह, इससे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षा का उत्तरदायित्व वगैरह क्या होना चाहिए, इसे देख लेते हैं मोटा मोटा सा। तो शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को बौद्धिक विकास करना, नैतिक विकास करना तथा आर्थिक विकास करना और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ मतलब मजबूत बना सके, है ना। उसके बाद में शिक्षा का उत्तरदायित्व, तो जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। शिक्षक का उत्तरदायित्व कंपनी का है, मतलब जो शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं मतलब सरकार जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे और शिक्षक का उत्तरदायित्व कंपनी का है, शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा का माध्यम, तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम क्या यहाँ पे बताया, देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। अंग्रेजी व भारतीय दोनों भाषा को माध्यम स्वीकार किया गया यहाँ पे, ठीक है। लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना, प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। प्रांत मतलब राज्य होता है, ठीक है। उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा, घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के स्थान दिया जाए, किंतु पाश्चात्य साहित्य ज्ञान का अध्ययन ही उपयुक्त है। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा कैसी हो, धर्मनिरपेक्ष हो। सहायता अनुदान प्रणाली, तो यहाँ पे सहायता अनुदान प्रणाली मतलब शिक्षा के जो निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रणाली, ठीक है, पद्धति चलाने की सिफारिश भी की गई थी, ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना, गांव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाएँ, उनके ऊपर जिन स्तर मतलब जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों, ठीक है, कौन कौन से, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ। मूल्यांकन में हम लोग गुण दोष देख लेंगे, ठीक है। राज्य का शिक्षा का उत्तरदायित्व, राज्य पर किसका होना चाहिए, शिक्षा का मतलब शिक्षा का उत्तरदायित्व, एक मिनट, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ पे गरीब छात्रों की आर्थिक सहायता, शिक्षा को, तो दो लाइनें इसके अंदर लिख देना, ठीक है, और अपने हिसाब से लिख दोगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882 पे। तो वुड के घोषणा पत्र 1854 के सभी कार्यों की समीक्षा के लिए वुड का घोषणा पत्र कब आया था, 1854 में, कभी कभी रखता है, याद रखना। हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम हंटर थे। गठन कब किया गया था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, जो गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज़ें पूछता है कब किया गया था, ठीक है, कुल भारतीय सदस्य कितने थे रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप ऐसा बुक और आपको मॉडल कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ आगे आप लोगों के काम आएंगी। कभी भी आप एजुकेशन क्षेत्र में जब जाते हो, एमएड वगैरह किया या आगे कोई भी ऐसा कुछ करते हो, तो वहाँ पे आप काम आएंगी, ठीक है। यूजीसी नेट वगैरह आप पीजी करके अगर देते हो, ठीक है, कोई भी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। वुड के घोषणा पत्र 1854 के सभी कार्यों की समीक्षा मतलब जांच के लिए कमीशन को बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, हंटर कमीशन। किसके लिए बनाया गया था, वुड का जो घोषणा पत्र उसके जो कार्य हैं उनकी समीक्षा के लिए, मतलब क्या मतलब कहाँ तक हुआ क्या नहीं हुआ, और उस पर अपने सुझाव वगैरह ने, यही सब के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया था हंटर कमीशन। गठन किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लेकिन लॉर्ड रिपन भारत आए अगर आपसे पूछता है तो 1880 में गवर्नर जनरल के रूप में। ध्यान रखना, ये 2 नंबर आपको दिला के देगा इतना क्वेश्चन, ठीक है। अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, ये भी 2 नंबर आपको दिला के ही जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में आएगा, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। तो अध्यक्ष पूछेगा आपके भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, कब आया था, 1882 में। अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, या इनका पूरा नाम WW हंटर है। भारतीय सदस्य की बात करें तो यहाँ पे 8 भारतीय सदस्य, सर्वाधिक टोटल कितने थे, 20 थे, लेकिन भारतीय सदस्य की बात करें तो 8 थे। काम था चार्ल्स वुड डिस्पैच पर सुझाव दें और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ठीक है। कुल प्रस्ताव यहाँ पे बात करें तो कुल प्रस्ताव 200 प्रस्ताव दिए गए थे। प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो है, सरकार को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का लागू किया जाए, है ना। हाई स्कूल की शिक्षा 2 स्तर पर हो, व्यावसायिक शिक्षा प्लस व्यापारिक शिक्षा को लाया जाए, साहित्यिक शिक्षा को लाया जाए।
शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए, है ना, निजी प्रयास आप समझते हैं। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, है ना। या हम कह सकते हैं ये सभी कमियां थी किसकी, वुड डिस्पैच 1854 की, और इन कमियों को दूर करने के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था। हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी, प्रमुख सुझाव क्या थे, सीधे क्वेश्चन आपसे रखता है। तो पहला हमारा शिक्षा नीति 1854 के संबंध में, या हम बोल सकते हैं वुड का जो घोषणा पत्र था 1854, उसके संबंध में जो इनकी सिफारिशें थी, तो क्या था, सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे देना चाहिए, निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को देना चाहिए, ठीक है, दे देना चाहिए। उसके बाद में अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए, मतलब कठोर नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सहायता अनुदान के नियम प्रांतोपरांत मतलब राज्यों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएं। उसके बाद में यहाँ पे है आपका अनुदान देने में किसी मतलब जो फंड है उसको देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें थी वो थी, प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पिछड़ी हुई जातियों, ठीक है, क्या होना चाहिए, जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। पिछड़ी हुई जातियों तथा प्रांतों मतलब राज्यों में शिक्षा का प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद में प्रशासन व वित्त व्यवस्था, प्रशासन व वित्त व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा के नगर पालिका जिला परिषदों को सौंपने का सुझाव दिया। इसमें वित्त की व्यवस्था स्थानीय निगम मतलब स्थानीय निगम स्वयं करेंगे। उसके बाद में शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य विज्ञान, पशुपालन, बुनाई, कताई आदि की शिक्षा देने की बात कही गई। उसके बाद में अगर हम देखें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उद्देश्य, तो प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन जीने की तैयारी करना है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। किसके बाद में, माध्यमिक शिक्षा के बाद में ही उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। प्रशासन व वित्त व्यवस्था, तो माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज के प्रबुद्ध व संपन्न व्यक्तियों को दे दिया जाए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद में पाठ्यक्रम, तो दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया, ए कोर्स, बी कोर्स। ए कोर्स में साहित्यिक विषय और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य की जाए, बी कोर्स में इसमें व्यावसायिक शिक्षा मतलब व्यावसायिक विषय हैं उसमें उसको शामिल किया जाए। उसके बाद में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्त, ठीक है, तो योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का नियुक्त किए जाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा के संबंध में उद्देश्य अगर हम बात करें तो छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का ज्ञान, नैतिक विकास, राष्ट्र तथा सेवा की ज्ञान की प्राप्ति करना, राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना। प्रशासन व वित्त व्यवस्था, ठीक है, तो राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि के अनुसार, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वैधता दी जाए। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग नोट्स लीजिए, नोट्स का प्राइस मैंने कम रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं तो यहाँ पे एक बार 1 से 2 बार नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, है ना। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। धार्मिक शिक्षा के संबंध में तो आयोग ने सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा को ना देने का सुझाव दिया। स्त्री शिक्षा के संबंध में 2 लाइनें लिख देना, 2 इसके संबंध में लिख देना, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन अगर हम देखें, मूल्यांकन में हम 2 चीज़ें देखेंगे, गुण दोष, ठीक है। इसमें व्यवस्था भारतीयों के हाथ में नहीं सौंपी। आयोग ने वुड के घोषणा पत्र के केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना, स्त्री शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा पर जोर, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा को बनाकर, ठीक है, तो ये है, उन्होंने पिछड़ी जाति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दोष के बाद में क्या, आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया, जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई। मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग अलग स्तर खोलने का सुझाव दिया, धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का लगा। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम में व्यावसायिक मतलब शिक्षा का, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, नोट्स में हमने चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे कमीशन 1902। तो इसमें देखें शिमला शिक्षा सम्मेलन, आपका वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको में देखने को मिल सकता है। शिक्षा से मतलब शिमला शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, तो कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन 1901, ठीक है। 150 को यहाँ पे जो है आपको प्रस्ताव को पारित किया गया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन भारत आए तो अभी मैं आपको बताऊं तो 1899, है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। गठन कब किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे कमीशन का, तो 27 जनवरी 1902 को उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए। चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन या अध्यक्ष थे सर थॉमस रेले, इसलिए इसे रेलवे कमीशन भी कहा गया। उद्देश्य क्या थे, विश्वविद्यालय की स्थिति व उन्नति की जांच करना और सुझाव देना, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, विश्वविद्यालय के प्रशासन का पुनर्गठन, संबंध किए गए महाविद्यालयों को सख्ती से निरीक्षण करना। भारतीय सदस्य की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भारतीय सदस्य 2 लोग, ठीक है। एक तो पहले थे डॉक्टर गुरदास बनर्जी, दूसरे से सैयद हसन बिलग्रामी, ठीक है, श्री सैयद हसन बिलग्रामी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 1902 में पेश की थी लॉर्ड कर्जन को। सिफारिशें एवं सुझाव की बात करें तो विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन, ठीक है, सीनेट एवं सिंडिकेट का पुनर्गठन, है ना। तो इन्होंने जो सीनेट में सदस्यों की संख्या बताई थी 50 से 100, मतलब घटाया गया पहले और की अपेक्षा, ठीक है। कार्यकाल यहाँ पे 5 वर्ष होना चाहिए। सिंडिकेट में 9 से 15 ही लोग रहेंगे, मतलब बढ़ा दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। सीनेट और ये सिंडिकेट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में संबंधता, मतलब एफिलिएशन से संबंधित जो नियम थे उनमें उन्होंने इसमें बताया था, मतलब एक इस नाम से ही पता चल रहा ना, तो इसमें जो विद्यालय हैं उनको संबंधता देने समय उनका स्तर चेक किया जाना चाहिए और देखा जाए कि वो मतलब संबंधता के लायक हैं भी या नहीं। यदि उनको इस फिर से, मतलब अगर नहीं है तो उनको फिर से स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब उनको स्कूल बना देंगे। और बताएं जो संबंधता के नियम है उनका बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा और उसका थोड़ा सख्त किया जाएगा, ठीक है। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार किया जाएगा। तो जो मतलब लाइब्रेरी वगैरह है वो अच्छी लाइब्रेरी मतलब प्रदान की जाए और उसमें जो अच्छी किताबें हैं वो बाहर से मंगाई जाएंगी और प्रयोगशालाओं में भी सुधार किया जाएगा। प्रादेशिक क्षेत्र सीमा निश्चित करना, इसका मतलब है जो विश्वविद्यालय की सीमा है वो कितने समय तक कार्य करेगी, मीन्स जो यूनिवर्सिटी है उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, उसकी सीमा निर्धारित की जाएगी, वो सिर्फ उतने तक ही अपना काम करेगा। परीक्षा संबंधी सुधार, मीन्स परीक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था, तो उसे उठाने के लिए परीक्षा संबंधी सुधार करने की बात कहेगी। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग मतलब या रेलवे कमीशन ने भारतीय जो है भाषाएं उनको बढ़ावा दिया और बताया वह भी जो अंग्रेजी में मतलब निपुण होंगे उन्हें इंग्लिश की तरफ लेकर जाए। प्रबंध समिति, ठीक है, इन्होंने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में जो प्रबंध समिति है होनी चाहिए, वहाँ पर मतलब जो होटल है उसे देखभाल करें और जो लाइब्रेरी है उसकी देखभाल व सुधार करें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया बीए 3 वर्ष का होना चाहिए, नो सेकेंडरी ग्रेड कॉलेज, मतलब कोई भी द्वितीय कॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में मूल्यांकन में हम गुण दोष 2 चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोग आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। 1 मिनट, रेलवे कमीशन है ना, हाँ। तो इसका मूल्यांकन में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो गुण देखेंगे, दूसरे दोष देखेंगे। तो यहाँ पे गुण में पहला है विश्वविद्यालय में जो शिक्षण कार्य है उसकी व्यवस्था कर दी गई। दूसरा है विश्वविद्यालय में शोध कार्य, मतलब जो रिसर्च वर्क है तो उसकी भी व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। शिक्षण कार्य और शोध कार्य की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में कर दी गई। महाविद्यालयों में योग्य प्राध्यापकों को नियुक्त तथा उचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाने लगी। उसके बाद में आपका महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन विधियों में सुधार हो। महाविद्यालय में योग्य प्राध्यापकों की नियुक्त तथा उचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाने लगी, ठीक है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों परीक्षा संबंधी मतलब विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन सुधार होने शुरू हो गया, ठीक है। गुण दोष में यहाँ पे मतलब दोष देख लेंगे। महाविद्यालयों के संबंध जो कठोर नियम बनाना था तथा उनका पालन अनिवार्य रूप से करना था और विश्वविद्यालयों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बनाए रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन की जो यहाँ पे है शिक्षा नीति 1904, ठीक है। या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब है 1904 या विश्व शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1904, ठीक है। कुछ भी रखे आप समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने जो यहाँ पे अपनी शिक्षा नीति 11 मार्च को जो 1904 को प्रकाशित किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, क्योंकि कई साल से मतलब पूछा नहीं गया। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं लॉर्ड कर्जन की, ये हो गया मूल्यांकन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 1906। 1 मिनट, तो इसे भी मोटा मोटा सा देख लेते हैं। अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा भी जा सकता है शॉर्ट वगैरह में, है ना। तो इसे पूरा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मोटा मोटा सा समझ लीजिएगा। 1898 लॉर्ड कर्जन एक नए गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए थे। ये अपने किसी भी काम में भारतीयों की राय नहीं देते थे, इसलिए भारतीय इन पर क्या विश्वास नहीं करते। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन मतलब बंग आंदोलन कर दिया था, बंगाल विभाजन, ठीक है। उनके इस फैसले क्या हुआ था, पूरे देश में विरोध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में अपना अधिवेशन आयोजित किया इसके विरुद्ध, ठीक है। तो ये यार मैंने चीज़ें करा रखी हैं, समझा रखी हैं एक बार, ठीक है। आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे यहाँ पे स्वराज की प्राप्त, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा की मांग आदि, ठीक है। इस आंदोलन के जो सदस्य हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद, ठीक है, श्री अरविंद हो गया, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये लोग हैं।
तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला वापस ले लिया था इसमें, ठीक है। इसके आंदोलन के कारण इसके बड़े जो निंदक थे वो महात्मा गांधी और श्रीमती एनी बेसेंट थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप को भारतीयों के लिए अनुचित बताया और इसके मतलब गुण दोष बताया था, ठीक है, नियम दोष बताए थे। यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है, इसलिए इन भारतीयों के लिए उचित नहीं है। दूसरा, इस शिक्षा में भारतीय शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया, इसके लिए यह निंदा की पात्र है, ठीक है। इस शिक्षा में हस्तशिल्प कोई स्थान नहीं दिया गया, यह केवल मतलब मस्तिष्क का विकास करती है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में या विदेशी भाषा के कारण वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के सिद्धांत क्या थे, यह विशेषता या उद्देश्य मांग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब शिक्षा भारतीयों के अधिकार में हो, ठीक है, ये इनके सिद्धांत थे या विशेषताएं थी या मांग हम बोल सकते हैं। कभी ऐसे पूछ सकता है कुछ भी जो इसके मतलब मांग कौन कौन सी थी या उद्देश्य क्या थे या विशेषताएं। तो इन्होंने बोला था जो भारतीय शिक्षा है भारतीयों के अधिकार में होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर आधारित होने चाहिए, ठीक है, और सभी आदर्शों को शामिल किया जाए। स्वदेश प्रेम की शिक्षा दी जाए, है ना, मतलब जो छात्र हैं उनमें भारतीय इतिहास हो गया और साहित्य जो है उनकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जो छात्र हैं अपने देश के प्रति प्रेम व भक्ति का विकास करें और उनमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें। अंग्रेजी शिक्षा का अंत होना चाहिए। भारतीय इस बात पर सहमत थे कि भारत में ना तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाए और ना ही इससे विषय के रूप में पढ़ाया जाए, इसलिए शिक्षा से अंग्रेजी का बहिष्कार किया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, है ना। व्यावसायिक शिक्षा आत्मनिर्भर बनाना पक्षपात, ठीक है। तो ये एक बार मोटा सा देख लीजिएगा, ठीक है। किए गए कार्य या प्रयास इसमें देख लेते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति या राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया गया बंगाल में, ठीक है। अध्यक्ष बनाया गया श्री गुरुदास बनर्जी को। सदस्य थे रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, ठीक है, रास बिहारी बोस वगैरह। बंगाल में 50 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति द्वारा एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। कलकत्ता में प्रिंसिपल बने अरविंद घोष। कलकत्ता में एक तकनीकी मतलब ठीक है संस्थान खोला गया, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है, विभिन्न शहरों में खोले गए। हरिद्वार और वृंदावन में गुरुकुलों की स्थापना की गई। तो ये एक बार मोटा सा देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है गोखले बिल, है ना। तो गोखले बिल या भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास 1910-11 आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। तो कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले एक ऑक्यूपेशन थे, एक प्रोफेसर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर मतलब एक समाज सुधारक थे। तो जन्म इनका कब हुआ था? 9 मई 1866 को। भारत का गर्ल महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं ये, ठीक है। गोखले कौन थे? केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नाम 2 लोगों का है, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दूसरा बड़ौदा नरेश महाराजा शिवाजी गायकवाड़, ठीक है। ये चीज़ें जो ये मैं बताऊँ, ये जब मैंने अलग अलग से इनको समझाया हुआ तो एक कहानी के रूप में वहाँ पे बताया हुआ है, और आपने अगर उसे देखा होगा तो चीज़ें एक बार में ही तैयार होगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं नोट्स के हिसाब से ऐसे बता देता हूँ ना। प्रथम बार गोखले ने अपना जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो विधेयक 19 मार्च 1910 में प्रस्तुत किया। सिर्फ आश्वासन मिला, मतलब कोई विचार नहीं किया गया। गोखले का कथन है, अशिक्षित तथा अज्ञानी राष्ट्र कदापि वास्तविक उन्नत नहीं कर सकता है और जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगा। गोपाल का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कितने मतों को प्राप्त हुआ? तो 13 पक्ष में थे, 18 विपक्ष में थे, ठीक है। गोखले बिल का विरोध किया सरकारी प्रवक्ता हार्बर्ट बटलर हैं, ठीक है। उनका कथन है ये है, अनिवार्य शिक्षा का पौधा भारतीय मतलब पश्चिमी देश का पौधा, ये भारत की भूमि में नहीं पनप सकता। इस विधेयक इस समय देश के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। स्वयं जनता के अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कभी मांग नहीं रखी। एक कथन और है, शिक्षा प्रांतों का कार्य, केंद्र में हमें ऐसी शिक्षा नीति नहीं बना सकते हैं। गोखले बिल के समर्थक थे, वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। उसी समय 20 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने शिक्षा संबंधी घोषणा की और 50 लाख प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए व्यय करने का आदेश दिया था, ठीक है। 1918 में मतलब मुंबई प्रांत में विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, जिसे पटेल अधिनियम 1918 के प्रयास में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये एक बार मोटा तो देख लेना। पटेल अधिनियम संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने के संबंध में जो कब आया था 1918 को पास किया गया। गोखले प्रस्ताव, तो 1910 में गोखले बिल या विधेयक पूछे तो 1911 में, कंफ्यूज मत होइएगा। तो गोखले का जो प्रस्ताव था उसे देख लेते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, 19 मार्च 1910 में केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, किससे, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया वो इस प्रकार था। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। केंद्र में शिक्षा प्राथमिक शिक्षा विभाग खोले जाएं जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें। प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण के लिए शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक शिक्षा की शैक्षिक स्थिति को, ठीक है, योग्य पूरे देश में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का कार्य तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल एक मिनट, हाँ, गोखले बिल 1911 16 मार्च, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो गोखले प्रस्ताव 1910 में दिए गए प्रस्ताव अनिवार्य में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए गोपाल ने अपने प्रस्ताव को विधेयक के रूप में 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया कब, 16 मार्च 1911 को। इस विधेयक के जो मुख्य धाराएं थी वो इस प्रकार थी, मतलब स्थानीय निकाय इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति अवश्य लें। स्थानीय निकाय अपने पूरे क्षेत्र में या समिति क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू कर सकती हैं। जो अभिभावक अपने बालकों को प्राथमिक स्कूलों में ना भेजें उन्हें दंड दिया जाए। प्रांतीय सरकार तथा स्थानीय निकाय इस शिक्षा पर 2:1 के अनुपात में व्यय करें। यह अधिनियम पहले लड़कों के लिए लागू किया था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसकी सिफारिश से सुझाव वगैरह, ठीक है, सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, मतलब भारत सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे। अगर कोई सरकार इसमें मतलब असमर्थ है तो वह इस कार्य को स्थानीय संस्थाओं को दे दिया जाए, ठीक है। स्थानीय निकाय इस संबंध में व्यवस्था करने के लिए सरकार से अनुमति लें। पहले अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था केवल 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ही की जाए। बालकों की शिक्षा से पहले लागू किया जाए, ठीक है, ये एक बार मोटा मोटा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917 से 1919। तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग आया 14 सितंबर 1917 को, रिपोर्ट दी 19 मार्च मतलब मार्च 1919 में द्वैध शासन आया, ठीक है। अध्यक्ष थे तो माइकल सैडलर, ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इन्हीं के नाम पर इसे क्या जो सैडलर आयोग भी कहा जाता है। भारतीय सदस्य की बात करें तो केवल 2 थे इसमें, केवल 2 थे, ठीक है, भारतीय सदस्य केवल 2 थे। पहले थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। अंग्रेजी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर ग्रेगरी, सर फिलिप हॉर्टन, प्रोफेसर रैमजे म्योर, है ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को स्थापित हुआ था। यह दक्षिणी, ठीक है, याद कर लेना, कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था। आयोग का प्रमुख कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति में आवश्यकताओं व समस्याओं का पता लगाना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना। अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में भी सुधार के लिए सुझाव देना है। रेले आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव, तो पहले हम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, ठीक है। तो उच्च शिक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए निम्न सुझाव दिए, ठीक है। जो इंटरमीडिएट छात्र हैं, परीक्षा पास कर रहे हैं, उन्हें ही उच्च शिक्षा में प्रवेश किया जाए, ठीक है। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए। इस स्तर की शिक्षा के लिए अलग से इंटर महाविद्यालय खोले जाएँ। इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, कृषि विज्ञान एवं चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाए। इन महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय होना चाहिए। प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए। इन्हें माध्यमिक स्कूलों तथा उन पर नियंत्रण रखने का कार्य सौंपा जाए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें, तो उस समय कलकत्ता में जो मतलब छात्रों की संख्या है अधिक हो गई थी, जिससे उच्च मतलब शिक्षा का स्तर था गिर रहा था। इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव दिए। जल्द से जल्द क्या किया जाए, ढाका में एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आवास शिक्षण विश्वविद्यालय खुलने से कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो जाएगा। कलकत्ता नगर की सभी शिक्षण संस्थाओं का संगठन किया जाए, जिससे शिक्षण विश्वविद्यालयों का निर्माण हो सके। भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, मोटा मोटा सही से देख लेना, सब मैंने चीज़ें करा भी रखी हैं। हॉर्टन समिति में आते हैं 1929 सन 1919 में ब्रिटिश सारदबा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम पास किया गया। 1921 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 1 मिनट, यह अधिनियम
के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। इस काल में, ठीक है, हॉर्डन कमेटी, ये यार मैंने करा रखी है, आप उसे भी कर लेना, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अब हम लोग आते हैं बेसिक शिक्षा पे, 1937 बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा पेपर में, और मैंने वहाँ पे दे रखा है ना, और बीएड सेकेंड ईयर में भी ये काम आएगा, है ना। तो बेसिक शिक्षा क्या है, इसके अन्य नाम कौन कौन सी है? बुनियादी शिक्षा है, नई तालीम शिक्षा है, वर्धा शिक्षा योजना है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसके कई कई नाम है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। प्रारूप तैयार किया था, तो इसका जो प्रारूप तैयार किया था बेसिक शिक्षा का, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है, किसके कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। सभापतित्व इसका किया था महात्मा गांधी ने, और प्रमुख उद्देश्य थे मतलब मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब हस्त उत्पादन कार्य, और दूसरा जो है बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा से अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए खीर समिति परामर्श अनुदान समिति का गठन किया गया था। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी, ठीक है। वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। जाकिर हुसैन समिति ने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया। बुनियादी शिक्षा योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना हुई। गांधी जी ने शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रारूप करते हुए कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। वर्धा शिक्षा योजना भारत में चल रही अंग्रेजी प्रणाली को खत्म करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। महात्मा गांधी जी का कहना था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उससे संपूर्ण कर प्रकाश में लाना है। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य, मतलब बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय व्यय पूरा करना। सांस्कृतिक उद्देश्य, भारतीय सांस्कृतिक तथा आदर्शों का ज्ञान कराकर उन्हें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना। नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का नैतिक विकास करना था, जिससे उनके मतलब उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सके। अच्छे नागरिक बनाने का उद्देश्य, बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसमें अच्छे नागरिक बनाने का गुण उत्पन्न हो। संपूर्ण विकास का उद्देश्य, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना था। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य बेसिक शिक्षा के द्वारा सहयोग, प्रेम एवं आत्मविश्वास आदि की भावना का विकास करने के पर बल दिया गया। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीधे आपसे पूछेगा जो है बेसिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना, ऐसे रख देगा क्वेश्चन। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, एक ही बात होती है, ठीक है। कोई भी रखे वहाँ पे आप मतलब ये बस सोचना है कोई दूसरा है, ठीक है। इसके कई कई नाम है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, गांधी जी ने कहा था शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता, इसलिए सबसे पहले 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। शिक्षा का माध्यम क्या है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, मतलब इन्होंने अंग्रेजी को महत्व न देकर मतलब हिंदी को, मतलब मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। जन शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब महात्मा गांधी ने बताया जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, इसलिए इसका अंत किया जाना चाहिए। हस्त कौशलों, ठीक है, हस्त कौशलों पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों को शिक्षा का केंद्र बनाएगा। आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा, शारीरिक श्रम के प्रति बच्चों को जागरूक करना, ठीक है। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो मतलब पहला है हस्तशिल्प, ठीक है, मतलब इसमें से कोई एक, जैसे कृषि हो गया, आपका कताई बुनाई हो गया, लकड़ी का काम हो गया, मिट्टी का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, पुस्तक हो गया, कला हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गया, स्थानीय आवश्यकताएं वगैरह, तो उनके अनुसार जो हस्तशिल्प है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मातृभाषा को बताया गया, बढ़ावा दिया गया था, और इसमें जो बोला गया था अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, ठीक है, तो इस पर भी किया गया था पाठ्यक्रम में, मतलब शामिल किया गया। सामान्य विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। कला, संगीत और चित्रकला हो जाएगा हिंदी में, जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है। शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद, आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, ठीक है। बेसिक विद्यालय, बुनियादी विद्यालयों की समय सारणी, ठीक है, आप एक बार मोटा मोटा सा देख लेना, कभी नहीं आती है।
तो बस पता होना चाहिए आपको। तो बुनियादी शिल्प हस्तशिल्प के लिए 3 घंटे मतलब 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत चित्रकला व अंकगणित के लिए 30 मिनट, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान तो 40 मिनट, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट और अल्पावकाश 10 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 10 मिनट प्रतिदिन कार्य करना होगा। कुल कार्य दिवस 288। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताओं की बात करें तो एक समान पाठ्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के लिए कक्षा 5 तक। दूसरा, केवल नैतिक विकास का शिक्षा में स्थान धार्मिक शिक्षा को नहीं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था बालिकाओं के लिए। बेसिक शब्द का अर्थ है मात्र आधारभूत, मतलब बेसिक का उर्दू अर्थ है बुनियादी। बेसिक शिक्षा शिक्षण विधियाँ क्रियाओं और उम्रों पर आधारित हैं ताकि बालक स्वयं करके सीखे। बेसिक शिक्षा के मूल्यांकन में, ठीक है, मतलब पहला गुण है क्रिया प्रदान होना, आत्मनिर्भर और उपयोगी पाठ्यक्रम, 2 शब्द इनके बारे में लिख देना, 2 लाइनें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट पे। तो क्या थी सार्जेंट रिपोर्ट? सर इसके जो अध्यक्ष थे 1944 सर जॉन सार्जेंट है, रिपोर्ट दी 1944 में। यह रिपोर्ट 12 अध्यायों में मतलब विभाजित है, ठीक है। प्रमुख कार्य, देश की प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की स्थिति का गहराई से अध्ययन करना। दूसरा है आपका अब तक के शिक्षा के लिए बनाई गई समितियों के सुझाव का कितना कार्य हुआ है उसकी जांच करना है। देश में स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की स्थिति कैसी है। भारतीय शिक्षा में गुणात्मक विकास का संख्यात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें, तो प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, प्राथमिक शिक्षा संबंधी, ठीक है, हाई स्कूल। यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा, है ना, ये मोटा मोटा सही से एक बार देख लेने हैं, ठीक है। नहीं मतलब यहाँ पे है ना, ये भी हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि एक मिनट, ये चीज़ें मैंने दे रखी बहुत अच्छे से, मतलब चीज़ें आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला आपका। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जिसे राधाकृष्ण कमीशन बोलते हैं, राधाकृष्ण आयोग कब आया था? 1948-49 में। हाँ, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण कमीशन हो गया 1948-49 बच्चे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय, ठीक है, नियुक्त कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 को। अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय आयोग ने रिपोर्ट दी थी 25 अगस्त 1949 को। 747 पृष्ठ और 15 अध्याय थे इसमें। कार्य दिवस 180 दिन मतलब 11-11 सप्ताह में विभक्त होने चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, है ना, किसमें? समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। शिक्षा को समवर्ती सूची में, ये यार नोट्स इतने मतलब आपके लिए हेल्पफुल है ना, इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप जब आगे कोई भी कोर्स मतलब करते हैं, हायर एजुकेशन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपके काम आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी मॉडल बुक में मुश्किल है जो इतने अच्छे से वहाँ पे मतलब कहीं पे नहीं दिया होगा, मुश्किल ही क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा। उसमें तो बस वही बात है कि पढ़ के 70% 60% ले आओ, ठीक है। अगर आपको 80 85 88 89 90 लाना है तो उसके लिए आप लोग नोट्स ले लेना, 1-2 रात के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, है ना, काफ़ी। और शिक्षा को समवर्ती सूची में 1986 में, ठीक है। ये आपका वेरी शॉर्ट एक 2 नंबर का पक्का हो गया, ठीक है, 2 नंबर ये पक्के हो गए। तो कब किया गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन दौर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। नियुक्त के उद्देश्य, तो भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट देना, देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण में विशेषज्ञ या स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। सदस्य जो इसके थे वो थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, डॉक्टर मेघनाथ, डॉक्टर शाह अरसद, ई मार्गन, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, श्री निर्मल कुमार आयोग के सचिव थे। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? बहुत पूछा जाता है, हाँ, ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह भी। तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में। 1956 में इसे अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था, 1956 में। कन्फ्यूज मत होइए, जो पूछे वो लिखिएगा, ठीक है। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना 1954 में हुई थी। और उसके बाद में आते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। तो सिफारिशों में यहाँ पे देख लीजिएगा मोटा मोटा सा, ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या उद्देश्य मैंने यहाँ पे दिए होंगे, है ना, एक मिनट, उद्देश्य दिए, फिर संगठन व्यवस्था पाठ्यक्रम ये सब है ना। तो ऐसे उद्देश्य में क्या, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। उच्च शिक्षा के द्वारा समाज सुधार का लाभ दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो बुद्धिमान, दूरदर्शी और साहसी हों। अगला जो हमारा तीसरा यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों का चरित्र निर्माण करना। विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के आनुवंशिक गुणों की खोज करके उनका विकास करना। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा छात्रों को मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास करना। ठीक है, विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, समानता, विश्वबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। संगठन, ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम की अवधि जो है स्नातक के लिए 3 वर्ष बोला गया था, स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष बोला गया था। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है, प्रनाम पीजी के लिए, ठीक है। अनुसंधान कार्य कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। प्रेजेंट में कितना है बताइए कमेंट करके, ठीक है। 3-5 चल रहा है। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए थे। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य, ठीक है, सरकार का उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था के लिए समितियों का गठन किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रबंधकारिणी समिति व्यवस्था की जाने के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, भवन पुस्तकालय निर्माण वगैरह। पाठ्यचर्या की बात करें तो स्नातक करने की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन है। स्नातक स्तर पर सभी वर्गों की पाठ्यचर्या व्यापक की जाए। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा को भी शामिल किया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों। परा स्नातक पाठ्यक्रम स्नातक कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का हो, ऑनर्स कोर्स के उत्तीर्ण करने के लिए 1 वर्ष का हो। विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। हिंदी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संगीत तथा प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद में संघीय भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए। इस लिपि के दोषों को शीघ्र दूर किया जाए, ठीक है। शिक्षा स्तर तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 तथा महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 1500 से अधिक न हो। स्नातक स्तर पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। तथा स्नातक स्तर पर अनुसंधान कार्य के लिए योग्य एवं सक्षम छात्रों का ही चयन किया जाए। उच्च शिक्षा में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य हो। परा स्नातक मतलब ग्रेजुएशन स्तर पर सेमिनारों का आयोजन किया जाए। परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए जिससे छात्रों की वास्तविक योग्यता का पता लग जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुशासन छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए। छात्र और शिक्षकों के लिए स्नेहपूर्ण संबंध हो। छात्र में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जाए। छात्र में अनुशासन लाने के लिए उनके माता पिता तथा नेताओं का सहयोग लिया जाए। विश्वविद्यालय परीक्षाएं तो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए अतिशीघ्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए जाएँ। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाए, जो विशेषज्ञ हैं उस सब्जेक्ट के, उसके द्वारा जो है तैयार किया जाए। स्नातक स्तर पर परीक्षा 3 वर्ष के स्थान पर प्रत्येक वर्ष के अंत में ही ले ली जाए। छात्रों को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो। परीक्षाओं में लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक परीक्षा भी ले जाए। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, परीक्षकों को कम से कम 6 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य कर दिया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षक तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उनकी शिक्षण कुशलता और नेतृत्व क्षमता को भी देखा जाए। शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता के अतिरिक्त उनकी शिक्षण कुशलता, ज्ञान एवं शोध कार्यों के आधार पर की जाए। वेतन शिक्षकों को भविष्य निधि, निवास सुविधा शिक्षकों के लिए कम किराए के निवास स्थानों की व्यवस्था विश्वविद्यालय के पास ही कराई जाए। विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर धार्मिक पाठ्यक्रम अलग होने चाहिए, ठीक है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर धार्मिक जो पाठ्यक्रम के अलग होने चाहिए। स्नातक प्रथम वर्ष में सुप्रसिद्ध ईसा, बुद्ध, गांधी, रामानुज, माधव, कबीर, ठीक है, ये जो है जीवनियाँ इनकी पढ़ाई जानी चाहिए। स्नातक द्वितीय वर्ष में विभिन्न धर्मों को धार्मिक ग्रंथों के स्थान का अध्ययन कराया जाए। स्नातक तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कराया जाए। तो मूल्यांकन में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे देख रखी हैं, दे रखी हैं।
माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? या ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के पूछेगा आपसे, क्योंकि मुदालियर रख देगा तो आप वहाँ पे लिख देंगे ना मुदालियर ही थे। तो आपसे पूछेगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा था? मुदालियर आयोग पड़ा था। तो जो सुझाव दिया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB ने 1948 में, पुनः सुझाव दिया 1951 में। आयोग की रिपोर्ट दी 29 अगस्त 1953 भारत सरकार के समक्ष, जिसमें 244 प्रश्न तथा 15 अध्याय। ठीक है, सदस्य थी इसकी श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर कालूलाल, श्री KG सैयद। ठीक है, ये सब लोग थे, एक बार देख लेना। ताराचंद समिति का गठन 1948 में हुआ माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। रिपोर्ट दी 1949 में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? जो उच्च शिक्षा है उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए किसका गठन किया गया था? इस आयोग का, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए किसका गठन किया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। ठीक है, 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के सुझाव को मानकर 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी जो है जानते हैं, है ना। तो इस आयोग का जो कार्यक्षेत्र और उद्देश्य हम देख लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर, उद्देश्य, वेतन तथा सेवा दशाओं, अनुशासनहीनता, परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इसके लिए था। और इसकी क्या सिफारिशें थे, क्या सुझाव थे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप डायग्राम भी बनाकर इसका देख सकते हो। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख देते हैं हम ना एक बार। तो इसके उद्देश्य, संगठन व्यवस्था, पाठ्यचर्या वगैरह, है ना। तो एक मिनट, हाँ, तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास हो, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, ठीक है, व्यावसायिक कुशलता हो, सिलेबस रुचिपूर्ण हो, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, ये हो गया। शिक्षा का संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसमें, ठीक है, शिक्षा के 2 मुख्य भागों में बांटा गया। एक तो निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 कक्षाएं हो, 6, 7, 8 उम्र, 11 से 17 तक की उम्र हो। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 4 कक्षाएं हो, 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं होती हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा में, है ना। निम्न माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद में कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में तथा कक्षा 12 को उच्च शिक्षा में शामिल करने का इन्होंने सुझाव दिया था, याद रखना। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया, है ना। और जो प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो, प्रांतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो और अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो। उसके बाद में सुझाव, जो पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव थे वो थे निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव, हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र कब आया था बताओ आप लोग। प्रोजेक्ट तथा दृश्य सामग्री, ठीक है, प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताओ। प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण बोलते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर को 7 भागों में विभक्त किया गया। विज्ञान हो गया, गृह विज्ञान, वाणिज्य, ये सब यहाँ पे दी गई। इसका मूल्यांकन में हम गुण दोष 2 चीज़ें देख लेंगे। पहला हमारा अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए उन्हें छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावसायिक अच्छे नागरिक बनाने के गुण विद्यमान थे। ठीक है, शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव। आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य सरकार में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को गठन का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव, ठीक है, आयोग ने पाठ्यचर्या को व्यापक बनाकर इसे से संबंध के सिद्धांत पर विकसित करने का सुझाव दिया। रुचिकर शिक्षण विधियों का निर्माण। आयोग ने नीरस शिक्षण विधियों के स्थान पर रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, ठीक है, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सुझाव दिया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। आयोग ने प्राध्यापकों की योग्यता, वेतन तथा सेवा दशाओं में सुधार करने का सुझाव दिया। आयोग ने परीक्षाओं को निबंधात्मक की जगह वस्तुनिष्ठ बनाने तथा योग्य परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष की बात करें, आज स्पष्ट सुझाव यहाँ पे थे। ठीक है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संबंध में आज स्पष्ट सुझाव दिए थे, जिसके कारण उनमें जो है लागू करने के बाद दोबारा से, ठीक है,
टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। पाठ्यक्रम विषयों की अधिकता यहाँ पे, ठीक है, और अंग्रेजी विषय में अनुचित सुझाव वगैरह ये एक बार मोटा मोटा सब देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दे रखा है सब। शिक्षा आयोग, उसके बाद में हम लोग कोठारी आयोग पे आते हैं। तो कोठारी आयोग है ना 1964-66 गठन 14 जुलाई 1964। गठन का उद्देश्य समग्र, तो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66 गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को। गठन का उद्देश्य था समग्र और समान शिक्षा नीति, शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन और गहराई से उनका पुनर्गठन, है ना। तो ये हो गया। इसमें भी सदस्य 17, ठीक है, जिसमें 11 भारतीय थे और 6 के अंश से विदेशी थे। अध्यक्ष थे इसके डॉलर सिंह काठौरी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अध्यक्ष वगैरह आप सबके याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 1 या 2 वेरी शॉर्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सचिव थे इसके JP नायक जी और संयुक्त सचिव थे JF मैकडगल, ठीक है। प्रस्तुत रिपोर्ट तो 29 जून 1966 शिक्षा मंत्री उस समय थे MC झागला, ठीक है, और 692 प्रश्न और 3 भाग हैं इसमें। प्रथम भाग 6 अध्याय शिक्षा व्यवस्था के पुनः निर्माण का विवेचन किया गया है, ठीक है, और सेकंड भाग में 11 अध्याय उच्च विद्यालय कृषि व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में चर्चा है। थर्ड है अगर हम बात करें 2 अध्याय, ठीक है, तो ये हो जाएगा। रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति आयोग का गठन। अगर हम आयोग का कथन की बात करें तो देश का भविष्य उसी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है, शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, ठीक है। शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य की बात करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने का संबंध हमें सरकार को सुझाव देना। प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के संबंध में सरकार को सुझाव देना, ठीक है, ये है। और इसके जो सुझाव हैं 10+2 शिक्षा प्रणाली, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र पहली बार आया था। मातृभाषा में शिक्षा के अलगाव एवं एक राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए, इसके अलावा एक यूरोपीय भाषा का अध्ययन, किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 6 से 14 हाँ, तो यहाँ पे रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, और इसका जो कथन है वो है देश का राष्ट्रीय भविष्य उसकी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है, शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, ठीक है। और शिक्षा मतलब शिक्षा उद्देश्य मतलब शिक्षा आयोग के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या थे इसके, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को सुझाव देना। प्रत्येक सरकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के संबंध में सरकार को सुझाव देना। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो ये एक बार मोटा मोटा से देख लीजिए। अच्छा, ये तो मैंने करा दिया था, बता दिया था ना, ये तो मैंने बता दिया था। अच्छा, ये चल रहा था 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पहली बार तथा साक्षरता संबंधी सुझाव हो गया। पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली हो गया। केंद्रीय बजट में शिक्षा हेतु 6% का प्रावधान, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। किस में किया गया था 6% का पहली बार, तो ये आपका ये वाला आयोग रहेगा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 2 से 6%। शिक्षकों हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा कम्प्रिहेंसिव कॉलेज, ठीक है, पहली बार है। BA में शिक्षा विषय शामिल BA में, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता दूर का समान अवसर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। तो ये एक बार सुझाव इसके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, है ना। अब इस पे आते हैं, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा 96 वाली संशोधित रूप, ठीक है, और ये सब मैंने दे रखा है यहाँ पे। और आपको अब क्या देखना, ये हो गया। जनार्दन रेड्डी समिति देख लीजिएगा, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। NCF 2005 आपका शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, 4 नंबर में आएगा, का है आएगा ही। तो हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पे हम लोग आते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु क्या है, एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के श्रीमंत सभ्यता और प्रगति से है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता क्या है, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है, ठीक है। तो एक बार इसे देख लीजिएगा। यह विद्यालय का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय मतलब MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुनी हुई विशेषज्ञों विज्ञानों के, ठीक है, चुनौतियों के रूप में देखा। NCF 2005 के निदेशक अगर आपसे पूछता है तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हो जाएंगे, है ना। इस रूपरेखा में कक्षा 1 से
कक्षा 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। इन स्तरों पर किस प्रकार के और कैसे पढ़ाना सिखाया जाए, इस विषय में पूरी जो है रूपरेखा तैयार की गई है। पाठ्यचर्या 2005 ठीक है। इसके अगर यहाँ पे देखें तो इसके अनुसार कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो इसमें जो विशेष थे वो है मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला व हस्तशिल्प, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्यानुभव। जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक इसमें जो विषय शामिल थे वे थे मातृभाषा, गणित, पर्यावरण, शिक्षा, अध्ययन और हस्तशिल्प, ठीक है। उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो इस प्रकार के विषय होने चाहिए: मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षा, कला एवं कार्यानुभव, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये सब दिया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर मतलब कक्षा 11 से 12 अगर हम बात करें तो अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा, अंग्रेजी एवं गणित, ठीक है। कला वर्ग के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान वगैरह, ठीक है। वाणिज्य वर्ग के लिए अकाउंटेंसी, टाइपिंग एवं व्यापार, ठीक है। विज्ञान वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित एवं जीव विज्ञान, अन्य विषय, कंप्यूटर, कला एवं अन्य ऐच्छिक विषय। विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार शिक्षण किया जाए, इसका विवरण निम्न प्रकार है, ठीक है। भाषा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं का ज्ञान देने के लिए कहा गया इसमें, ठीक है। विज्ञान में द्वारा अवलोकन परिकल्पना मोटा से एक बार देख लीजिएगा, मैंने वीडियो करा रखी है, आप डालेंगे एनसीईआरटी 2005 बाई राम क्लॉसेस फॉर बीएड या राम सुनपाल आ जाएगा, ठीक है। इसके सिद्धांत जरूर देख लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर पर पूछेगा तो सीधे सिद्धांत ही आपसे रखेगा। तो एनसीईआरटी के यहाँ पे 5 सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला है ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ना, ठीक है, मतलब रटने की प्रणाली अगर हम बात करें तो इसे दूसरा ये है, रटने की प्रणाली खत्म की जाए, बच्चे को रटने पर मतलब जोर ना दिया जाए, समझने पर जोर दिया जाए, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि किताबी भाषा से मतलब या उससे स्कूल से ही जोड़ा रखे जाए, बाहर घुमाना फिराना, बाकी काफ़ी चीज़ें। शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित हो शिक्षा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला मतलब फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो एनसीईआरटी 2005 का सूत्र क्या है, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य भी तैयार कर लेना भाई, पूछे जाते, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसका शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सभी प्रकार का मतलब सर्वांगीण का मतलब सभी प्रकार का विकास करना, ठीक है, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, मतलब सब आ जाएगा उसमें फिर, ठीक है। और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना। एनसीईआरटी 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन, ठीक है, आदि को विकसित करना। 5 भागों में बांटा गया परिप्रेक्ष्य सीखने का ज्ञान पाठ्यचर्या, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। और एनसीईआरटी 2005 की विशेषताएं और सुझाव बताया तो संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, खेल को महत्व देना, जीवन से जोड़ना, मुक्त वातावरण को करके सीखने पर जोर देना, 6 महीने में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा बच्चों के स्तर अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। पाठ्यक्रम सामग्री जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, नृत्य हो गया, तो ये सब, ठीक है। और उसके बाद में कक्षा 5 से 8 अंग्रेजी विषय पर पूर्व ज्ञान का उपयोग, परीक्षा का उपयोग हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थी को रटने प्रणाली से मुक्त करा जिससे उनका चौमुखी विकास हो सके, ठीक है। शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार सुधार लाने को अपनाया गया क्या सुधारात्मक कदम है। एनसीईआरटी 2005 का निर्माण 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, ठीक है। और एनसीईआरटी 2005 का निर्माण एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था। फुल फॉर्म इसका बताओ आप लोग कमेंट करके। शिक्षण सूत्र ज्ञात करने से अज्ञात मूर्त मतलब ये होगा, ठीक है। अज्ञात मूर्त, मूर्त क्या होता है जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्त क्या होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अमूर्त होता है सिर्फ कल्पना करते हैं ना। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली का वातावरण देखा, ठीक है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का सौरभीकरण लॉन्ग में आता है। तो ये सब जो यूनिट 4-5 है ये सब मैंने यहाँ पे दे रखा है और आप लोग एक बार इसे मोटा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब तैयार कर लीजिएगा अच्छे में, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं वेरी शॉर्ट्स यहाँ पे कर लेते हैं कई सके, ठीक है, साथ में इन्हें भी निपटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2016 पे आते हैं। तो वेरी शॉर्ट अगर 2016 की बात करें, और चीज़ें मैंने नोट्स में दे रखी हैं, आप ये मत सोचना मैराथन में काफ़ी चीज़ें स्किप मैंने की हुई है यहाँ पे, है ना, जबकि नोट्स में सब चीज़ें अच्छे तरीके से दे रखा है मैंने। शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2016 पहले, ठीक है। वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन से, ये पहला ही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में रखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है।
100% लिख के रख लो, ऐसे ही लिखा मिल जाएगा। वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना, अर्थात उपनयन विद्यार्थी का दूसरा जन्म माना जाता है। उपनयन संस्कार, विद्यारंभ, ठीक है, योग्य वैदिक कालीन में जो, ठीक है, आप लोग यूनिट 1 में मैंने बता भी रखा था। कार्य अनुभव से क्या समझते हैं आप लोग? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा के रूप में देखा गया है। इस प्रकार कार्य शिक्षा जो है कार्य का एक अभिन्न अंग होता है। ये मोटा मोटा सा देख लीजिएगा, नोट्स में दे रखा है मैंने इस बार ना। माध्याह्न भोजन योजना, यहाँ पे MDM अगर आ जाए आपसे कंफ्यूज मत होता तो माध्याह्न भोजन, ठीक है, MDM मतलब MDM मतलब मिड डे मील जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो माध्याह्न भोजन योजना या दोपहर भोजन योजना कभी कभी लिख देता 15 अगस्त 1995 कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो माध्याह्न भोजन योजना या दोपहर भोजन योजना भी जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया माध्याह्न भोजन योजना, माध्याह्न भोजन, ठीक है, योजना जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन 1992 में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। नवोदय विद्यालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई 1986 में। ये जो मैंने लाल लाल से लिख रखे हैं, ठीक है, ये बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हार्टिंग समिति ने 1929 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर अवयव अवरोधन फिल इन द ब्लैंक्स ये था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिल करके लिख दिया। ये मैचिंग में आएगा, 100% आएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आएगा। 1 मिनट, हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है? गोखले बिल से संबंधित है 1910-11। उच्च शिक्षा की बात करें तो राधाकृष्ण आयोग 1948-49 से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग तो मुदालिर आयोग, इसके बताओ कौन थे अध्यक्ष? मुदालिर आयोग। गोखले बिल के कौन क्या हुआ था, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग इसके अध्यक्ष तो पता ही है, ठीक है, मुदालिर के। स्त्री शिक्षा किससे संबंधित है? हंसा मेहता समिति किससे संबंधित है? स्त्री शिक्षा से। वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, ये मैचिंग में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है हंसा मेहता समिति किससे संबंधित है, ठीक है, तो स्त्री शिक्षा से आपसे संबंधित है। सत्य असत्य में यहाँ पे क्वेश्चन आया, वुड के घोषणा पत्र 1854 में कितने अनुच्छेद हैं? 100 अनुच्छेद हैं। मैं जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था, सत्य है। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई है, तो गलत है, की गई है, ठीक है। सत्य असत्य डॉक्टर DS कोठारी, DS कोठारी का पूरा नाम बताओ क्या है, ठीक है। शिक्षा आयोग 1962-64 के अध्यक्ष, तो सत्य है ये। यदि भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 के पूछे तो सर विलियम हंटर हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी, असत्य है, ठीक है। कब हुई थी? यहाँ पे राष्ट्रीय महिला शिक्षा के, ये डाउट आप लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं आप पता लगे आप एक ही चीज़ पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ पे 2 नंबर गलत करके आ जाएगा। महिला राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना पूछे तो उनसे राष्ट्रीय महिला केवल परिषद की स्थापना पीछे तो 1992 में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम रहते हैं 2017 में, तो 2017 में देखो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय 1992, इलाहाबाद विश्वविद्यालय JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1969 हो जाएगा। इग्नू कोई भी 2 लिख दीजिएगा आप लोग, कन्फर्म में आएगा क्वेश्चन। उसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये आया हुआ है। उसके बाद में बौद्ध काल में भारत में खोले गए 2 मुख्य संस्थान, 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, तक्षशिला विश्वविद्यालय कर देना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार, ठीक है, ये देख लेना एक बार, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन रखा आप लोगों को मिलेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अन्य नाम तो सैडलर आयोग भी है, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 1917 में किया गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917-1919। NCT की स्थापना 1959 में हुई थी, मूल रूप से शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने से संबंधित है। नेशनल NCT का फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 हेड क्वार्टर का है, इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। हंसा मेहता की समिति, ठीक है, किससे संबंधित है? स्त्री शिक्षा से संबंधित है। स्थापना 1961 में हुई थी, सुधार लाने से, अभी मैंने आपको बताया था। सुमेलित कीजिए, और ये मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है। तो NKC की बात करें तो 2007 है, ठीक है। NCERT 1961 है, RTA 2009 है, डाइट है 1987 में, है ना। डाइट का फुल फॉर्म बताओ आप लोग कमेंट करके, और NCERT का। श्रीमती शिक्षा दीक्षा, अरे यार कोई भी मतलब जो वर्तमान है शिक्षा मंत्री या विकास संसाधन मंत्री कुछ भी पूछ सकता है, उनका थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का 45वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो अनिवार्य ये सत्य है।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण 1813 का आज्ञापत्र था, ये सत्य है आपका। गोखले बिल 1911 का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था, असत्य है। गोखले बिल 1100 संबंध प्राथमिक शिक्षा से था, मुदालिर आयोग 1901 से माध्यमिक शिक्षा से था। सर्व शिक्षा अभियान एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों में आ जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कभी कभी OBB रख देगा तो परेशान मत होइएगा, आप लोग समझ जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ठीक है, ये जो कि अभी मैंने आपको कराया था। मुदालिर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों के नाम, प्रोजेक्ट विद, प्रयोगात्मक विधि। ठीक, प्रोजेक्ट विद की मूल अवधारणा 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जॉन डीवी ने द्वारा की गई, तो उनके अक्सर से किलपैट्रिक ने, ठीक है। नेट और सेट का फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और उसका क्या है, राज्य पात्रता परीक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसका संशोधन 1992 में क्या प्राथमिक स्तर पर अवरोधन की समस्या से संबंधित, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो मैं लाल लाल लिख देता हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब भरे हुए हैं मैंने। हॉटन समिति ने 1991, ठीक है, पहली बार अवरोधन की ओर वर्कशॉप प्रयोगशाला, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, कंप्यूटर कोर्स और ठीक है। मैचिंग वुड का आदेश पर 1854 में घोषित हुआ था, सत्य है, ठीक है, 1854 में भारत भेजा, ये सही है ना। कोठारी आयोग, ठीक है, 1964 कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट की थी, 1864 में जमा की थी, असत्य है। और मुदालिर आयोग का क्षेत्र, ये सत्य है आप लोगों का, ठीक है। 2019 में आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान अभी मैंने करा दिया। ऐसे छनाई का सिद्धांत, निस्संदन सिद्धांत किसने दिया था, तो मैकाले ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, हंटर कमीशन, या भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66। भारत प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी, 24 जुलाई 1986 में, ठीक है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1992 में। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में तैयार कर लेना। माध्याह्न भोजन योजना और 15 अगस्त 1995 को, ये घूमा फिरा के क्वेश्चन रखा हुआ है आपसे, ठीक है। प्रवज्जा संस्कार क्या, बौद्धकाल में बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किए गए संस्कार को प्रवज्जा संस्कार बोलते हैं। बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC, ठीक है, का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं वगैरह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2000, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो 2009 में, है ना। और उसके बाद में जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, कोई 2 उद्देश्य लिख देना, आप लोग लिख सकते हो, है ना। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी